नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। देखिए, कोरोना संक्रमण के मामले देश में 19 लाख को पार कर गए हैं और अब आपने भी नोटिस किया होगा, बीते कई दिनों से, लगभग 6-7 दिनों से रोजाना जो 24 घंटे में संक्रमण के मामले हैं वो 50,000 के पार कर गए हैं। इस वक्त हम ओवरऑल तीसरे नंबर पर जरूर दुनिया में, लेकिन बाकी जो हमसे आगे देश हैं यानी कि ब्राजील और अमेरिका, पिछले एक हफ्ते में कई मर्तबा ज्यादातर दिनों में हमने इन दोनों देशों को पर 24 आवर्स के जो मामले उसमें पीछे छोड़ दिया। तो क्या अब हम बहुत जल्दी पूरे ओवरऑल संक्रमण के मामलों में इन दोनों देशों को पीछे छोड़कर नंबर 1 हो जाएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये मामले आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? क्या इसके पीछे हमारी लापरवाही जिम्मेदार है या हम जो टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं वो जिम्मेदार है? नंबर तीसरा सवाल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये कि आखिर इस कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को थामा तो थामा कैसे जाए, क्योंकि भारत में स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। और आखिरी सवाल कि आज क्या ये बढ़ते हुए संकट, बढ़ता हुआ संक्रमण ये हमें चिंता में डालता है या फिर ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है? इन तमाम 3-4 सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आज खास मेहमानों के साथ होगी चर्चा। लौटते हैं मेहमानों के साथ। इकतीस जनवरी 2020 ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान में कोरोना के संक्रमण का पहला मामला दर्ज हुआ था। सरकार को महामारी का अंदेशा था, इसलिए सख्त लॉकडाउन लगाया गया, टेस्टिंग बढ़ाई गई, अस्पताल, डॉक्टर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब मजबूत किया गया। लेकिन किसी भी तरह से कोरोना को कंट्रोल करना नाकाफी ही साबित हुआ। अब हम अगस्त में एंट्री कर चुके हैं और भारत में मरीज और मौत के आंकड़े पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया से प्रभावित टॉप 3 देशों की बात करें तो भारत का नंबर तीसरा है। पहले और दूसरे पर अमेरिका और ब्राजील हैं, लेकिन अब भारत दोनों देशों को मात देने लगा है। आलम यह है कि भारत में लगातार रोजाना मामले 50,000 से ऊपर बने हुए हैं, जबकि अमेरिका और ब्राजील में 4 अगस्त को छोड़ बाकी कई दिनों से 50,000 यानी भारत से कम मामले हर 24 घंटे में दर्ज हो रहे हैं। साफ है कि भारत कभी नए मरीजों के मामले में तो कभी मौत के नंबर्स पर दोनों देशों पर आगे निकल रहा है। इधर भारत के भीतर भी नंबर 1 की रेस में पहुंचाने में भारत के कई राज्य लगे हुए हैं, लेकिन 9 राज्यों में तेजी से बढ़ते कोरोना के ग्राफ ने टेंशन है। आंध्र प्रदेश में 6.5%, झारखंड में 5.6%, बिहार में 4.8%, उड़ीसा में 4.4%, कर्नाटक में 4.1%, यूपी और केरल में 4.4%, पंजाब में 3.8% और असम में कोरोना 3.6% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। हालांकि दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बंगाल जैसे राज्यों में संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, लेकिन कोरोना का वायरस दोबारा सिर न उठाए, इसलिए यहां लगातार नजर रखने की जरूरत है। हालांकि देश में अब तक करीब 13 लाख लोग 67.19% की दर से कोरोना को हरा भी चुके हैं। मृत्यु दर के मामले में भी देश में लगातार गिरते हुए 2.09% तक का ग्राफ पहुंच चुका है, जो बताता है कि सरकार अपनी तरफ से कोरोना को हराने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। महामारी को रोकने के लिए मोदी सरकार के कदमों की तो दुनिया भर में तारीफ भी हो रही है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे में हमारी अपील है कि जितना हो सके आप घर पर ही रहें, बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें और सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की चर्चा में शामिल हैं आज हमारे साथ 3 खास मेहमान। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर साहब, जो कि फिजिशियन हैं, जाने माने। डॉक्टर ठक्कर, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के और देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा, जो कि जाने माने हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। प्रोफेसर मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर मिश्रा, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सर, रोजाना 50,000 के ऊपर आते मामले, ये आपको स्वाभाविक लगते हैं, एक्सपेक्टेड लाइंस पे लगते हैं,
या हमें डरना चाहिए इन आंकड़ों से? आप क्या कुछ निकाल रहे हैं सर इन आंकड़ों का मतलब? नहीं, कंसर्न तो दीपक जी जरूर होना चाहिए, लेकिन एक तरफ हम बार बार ये कहते हैं टेस्टिंग बढ़ाइए, दूसरी तरफ और जब आंकड़े बढ़ते हैं तो हम कहते हैं चिंता का विषय है। तो आप अब एग्जाम्पल दिल्ली का बिल्कुल ले सकते हैं। दिल्ली ने जो उदाहरण बनाया है, आज दिल्ली में ग्रोथ रेट इन्फेक्शन की 0.7% हो गई है और टेस्टिंग आज दिल्ली में सबसे ज्यादा हो गई है, जो एक्चुअली 54,663 पर मिलियन। तो भारत इतना बड़ा मुल्क देश है जिसमें हर राज्य अपने में एक देश के तरह आप लीजिए इसको। इतने यूरोप के छोटे छोटे देश हैं, बाकी और देश हैं जिनकी पॉपुलेशन भारत के इन राज्यों से कम है। तो हर राज्य की अपनी एक पीक आएगी और वहां पे संक्रमण शुरू में बढ़ेगा और फिर कम होगा, लेकिन सभी राज्यों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट को एफिशिएंट करना पड़ेगा, जैसे दिल्ली ने, महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने किया है, केरला ने किया है। और राज्य को इसका उदाहरण लेके जब तक ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमको संक्रमित और असंक्रमित लोगों को अलग करके संक्रमण जिनको है उनको आइसोलेट करने की आवश्यकता है, जिससे पॉजिटिव केसेस, इन्फेक्शन न बढ़े, न फैले। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं ये बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। अगर टेस्टिंग बढ़ेगी तो केसेस भी बढ़ेंगे, इसलिए हमें कंसर्न जरूर होता है, हम जरूर इससे थोड़ा सा चिंतित होते हैं। लेकिन साथ में जब दिल्ली का उदाहरण सामने आता है कि एक्टिव केसेस की संख्या कम हो गई है, संक्रमण रोज अब दर जो है 0.7 आ गई, और महाराष्ट्र की भी 3 से नीचे है, बाकी राज्य की जो आपकी स्टोरी में, लीड स्टोरी में बताया, सब जगह 3.5-4 से ऊपर है। और इन सारे राज्यों में अब टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता है और संक्रमित और असंक्रमित को अलग करने की आवश्यकता है। यानी कि अभी जो एसओपीज है हमारी वो वही पुरानी रहनी चाहिए, उनमें अभी कोई चेंज नहीं करना चाहिए। और जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से, पुख्ता तरीके से हम कोरोना संक्रमण को रोकने की कवायद कर सकते हैं, उनमें कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। हाँ, मामले बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे टेस्टिंग एक बड़ी वजह है, और जो रेट है बढ़ने का वो फिलहाल कंट्रोल में नजर आ रहा है, ये आपका कहना है। लेकिन डॉक्टर ठक्कर, आपका अनुमान क्या है सर, जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि कहीं हम ब्राजील और अमेरिका को पीछे ना छोड़ दें। बीते 7 दिनों में हम देख रहे हैं, बीते 3-4 दिनों में तो खासतौर से कल का अगर छोड़ दें, यानी कि 4 अगस्त को छोड़ दें, तो बाकी दिनों में अमेरिका में भी और ब्राजील में भी 50,000 से नीचे मामले आए हैं, जबकि हमारे यहाँ 50,000 से ऊपर मामले बने रहे। तो इसको कैसे देखें सर हम? क्या इन दोनों को, देशों को हम पीछे छोड़ देंगे? क्यों नहीं, हमारी आबादी देखिए। जब हमारी आबादी ने उनकी आबादियों को पीछे छोड़ दिया है, तो हमारी आबादी में ये उतने प्रोपोर्शनेट नंबर्स तो आने वाले हैं। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि हम टेस्टिंग की रेट बढ़ाए हैं, और टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट एंड ट्रैकिंग, ये जो 4 T's है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी 1.3 बिलियन पॉपुलेशन में अगर हमारे नंबर्स बढ़े और अगर हम ब्राज़ील या अमेरिका को ओवरटेक करते हैं, तो उसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि हमारी आबादी उतनी है। मगर ये जो, जिसे उन्होंने भी कहा, मैं उनसे सहमत हूँ कि जो न्यूयॉर्क और बम्बई का खेल था, न्यूयॉर्क अप्रैल में और बम्बई मई में, फिर जैसे हमारी पीक हमारी जून में हो गई और हमने जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट पाया, अब हम जुलाई में देखते हैं हम डाउनवर्ड कर्व पे हैं और अगस्त में हम फ्लैट हो गए हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में जैसे हेल्थ अथॉरिटीज स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे, तो सिम्टोमेटिक और नॉन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए जो सुविधाएं बनाएंगे, तो ये पूरे कंट्री में ये फैलेगा और उनकी रेट्स प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज होगी। मगर ये मैसेज देना जरूरी है कि जहां कम हो गया है, जैसे बिगिनिंग में कर्नाटक में कम हुआ था, उन्होंने थोड़ा लिबरलाइज कर दिया और दोबारा आ गया। तो मैं दिल्ली और बॉम्बे, जहां हमारी रेट्स कम है, मैं यही कहूंगा कि सेकेंड वेव आ सकता है, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया और जापान में सेकेंड वेव आया, तो अगर हम एंटिसिपेट करें सेकेंड वेव को, तो एंटिसिपेट करने से सेकेंड वेव नहीं आएगा और उसमें हमारी जीत है।
ये जीत हम तभी पाएंगे कि जब हम एंटिसिपेट करके डिस्टेंसिंग, होम आइसोलेशन, क्वारंटीन, मास्किंग, हैंड वॉशिंग सब करेंगे। अभी लोग काफी जोरदार कॉन्फिडेंस से घर पे होते हैं ट्रीट, डॉक्टर्स भी कॉन्फिडेंट हो गए हैं, तो हमारी मोर्टेलिटी रेट कम है, हमारी सिम्टोमेटिक रेट कम है। मगर ये हमें पकड़ के रखना है। ये पूरा साल 2020 तो हेल्थ कंजर्वेशन में जाएगा। अगर हम सेकेंड वेव को हरा सकते हैं, मैं खास करके दिल्ली बॉम्बे की बात कर रहा हूं, तो हम ये कोरोना को डिस्टेंस करके तब तक वैक्सीन की अपेक्षा कर सकते हैं, तब तक वायरस का एटेन्युएशन यानी वायरस का वीकनिंग, वायरस कमजोर हो जाएगा, तो लोगों को माइल्ड इंफेक्शन, सब क्लिनिकल इंफेक्शन होगा। ये सब अपेक्षा में पूरे पॉपुलेशन को चलना है। तन मन धन से सब सोशल और सिविल ओबीडियंस अगर हम पालन करेंगे तो आंध्रा, कर्नाटक, जहां जहां नंबर्स ऊपर हैं वहां थोड़े गवर्नमेंट की पाबंदी रख के उनको स्ट्रिक्टली अगर मेजर्स करेंगे तो जैसे आपके चैनल ने शुरुआत में बताई, ये हम विक्ट्री पा लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। ऑल राइट सर, ये एक अच्छी बात कि विक्ट्री हम जरूर पाएंगे। और सिचुएशन जो है, जो आंकड़ों के लिहाज से जो सिचुएशन दिख रही है, अगर हम उन्हें दूसरे पैरामीटर्स पर देखें तो दोनों डॉक्टर्स का हमारा ये कहना है कि सिचुएशन अभी उतनी खराब नहीं है, उतनी डराने वाली नहीं है जितना आंकड़े देखकर हमको अक्सर लग जाता है। बल्कि चाहे रिकवरी रेट की बात करें उसमें सुधार है, हमारे जो डबलिंग रेट है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार है, खासकर दिल्ली मुंबई में तो अच्छा सुधार नज़र आया है। इसके अलावा मोर्टेलिटी कम है, जो संक्रमण की जो दर है वो कंट्रोल में है। तो ये आंकड़े कुछ सुखद तस्वीर जरूर पेश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने सारे मामले आ जाना, बेजॉन मिश्रा, आपको लगता है कि हमने बिल्कुल जो कदम उठाए, जिस मार्ग पर हम चले, वो बिल्कुल सही रास्ता हमने अपनाया, या कहीं चूक भी हमसे हो गई जिसकी वजह से हमें आज इतने सारे आंकड़े एक साथ देखने को मिल रहे हैं, 50,000 से ज्यादा 24 घंटे में? हम अप्रिशिएट करते हैं हमारे दोनों विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, वेरी रिनाउंड फिजिशियंस। हम ये नहीं कहेंगे कि वो लोग कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन इतना रोजी नहीं है जितना उन लोगों ने पेंट किया है। यू सी, आज हमारे देश में स्वास्थ्य को लेके बहुत जबरदस्त डिस्क्रिमिनेशन है। यू सी, आज एक आम आदमी इतने चिंतित है कि वो सोच रहे हैं कि हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा, हमारा स्वास्थ्य क्या है, उनको खुद को नहीं मालूम, क्योंकि आपने एक जगह कहे कि हम घर घर आकर टेस्ट करके आपको बताएंगे कि आप कहां पर हैं, लेकिन कोई घर पे नहीं आ रहे हैं, कोई हाउस होल्ड टेस्टिंग नहीं हो रही है, और फिर भी बढ़ रहा है। आपने ओपन अप किया, अनलॉक किए, और फिर अनलॉक करने के बाद आप फिर लॉकडाउन कर रहे हो। तो इससे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये क्या बात है, ये क्या हो रहा है, ये हमारा कब नॉर्मलसी आएगा, हम न्यू नॉर्मल में कब जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जब तक हम रूट कॉज जो है हमारे मतलब घर के पास, घर के इर्द गिर्द हमको ये नहीं महसूस हो कि हम सुरक्षित हैं, और सारे चीज इस ढंग से देखा जा रहा है कि हम यदि घर पे बैठ के काम भी कर रहे हैं तो हमारा रोजगार भी चल रहा है, और हमको जो चीज एसेंशियल चाहिए वो भी हमको घर पे बैठ के मिल रहा है, हमको घर से निकलना नहीं पड़ रहा है, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पा रहे हैं, हम अपने घर के अंदर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पा रहे हैं, और हमारे घर के जितने लोग हैं वो सब सुरक्षित हैं, वो नेगेटिव हैं, वो सब इस ढंग से देखा जा रहा है, रेगुलरली चेक्स हो रहे हैं। जो आप ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग को ये नहीं पता लग रहा है आम आदमी होते हुए कि हम कौन से वेबसाइट में जाएं और हम ये देखें कि हमारा हेल्थ रिकॉर्ड का ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग हो रहा है, और हमारा मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे नेबरहुड में जैसे आपने एक ऐप निकाले, हम लोग सब उस ऐप को डाउनलोड किए, क्योंकि हम लोग को विश्वास है कि वो आरोग्य सेतु इज अ वेरी गुड टूल, हम उसको उतारें। लेकिन वो आरोग्य सेतु यदि हमको डेटा सही नहीं दे रहा है और ये दिखा रहा है कि आपके इर्द गिर्द सब लोग सही है, और फिर हम जब बाहर निकलते हैं हम पॉजिटिव डिक्लेयर हो जाते हैं, तो ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, इसका रूट कॉज क्या है। तो जब तक आप हमारे घर पे आकर हमको टेस्ट करके
हमको एक ऑथेंटिक क्रेडिबल रिपोर्ट ठीक नहीं है सर, देंगे। ठीक है। और बिल्कुल। बिल्कुल। मैं डॉक्टर मिश्रा से आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मिश्रा, प्रोफेसर बेजौन ने जो बातें बोली हैं, ये सवाल मुझे लगता नहीं है कि कोरोना के 5 महीने बाद हमारे सामने होने चाहिए थे। इनफैक्ट हमारी जो एफर्ट्स हैं उनमें और चुस्ती दुरुस्ती हमें देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद अगर ये सवाल आज हमारे बीच में है तो चिंता तो होती है और शक कहीं ना कहीं होता है कि चूक हुई है। बिल्कुल, जो बेजौन जी कह रहे हैं उनसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। जितना एफिशिएंट होना चाहिए उतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं है, ये हम सबको विदित है। और स्वास्थ्य क्षेत्र कोई आज से नहीं, पिछले 70 वर्षों से इसका फंडिंग देखें तो इसमें बड़े बुनियादी सवाल उठते हैं। लेकिन पेंडेमिक ऑफ दिस नेचर, उसमें आपने अमेरिका को देख लिया, उसमें आपने यूरोप को देख लिया, जिनकी फंडिंग हमसे 10 गुनी ज्यादा है हेल्थ केयर में। इटली का आपने हाल देखा, जो बेस्ट हेल्थ केयर माना जाता था। स्पेन का देखा। तो पेंडेमिक और डिजास्टर में आप आइडियल सिचुएशन ढूंढे तो वो मिलेगी नहीं आपको। ये बिल्कुल जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रैकिंग नहीं हुई। अब मैं तो आपके प्रोग्राम पे ही कहा था कि अगर हम फरवरी मार्च में जितने भी लोग फ्लाइट से आ रहे थे तो उनके साथ जो आज कर रहे हैं, अगर हमने तब किया होता तो आज हमारी स्थिति बहुत अलग होती। इतने केसेस भी नहीं होते जितने होते हैं अब। तो चूक तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्केल अप करना, एक लैब थी केवल मार्च में, आज 1300 लैब है आपकी। तो कैपेसिटी थी नहीं देश में बिल्कुल भी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पब्लिक सेक्टर में हम सबको पता है क्या है, स्टेट्स का कैसे है, और सेंटर और स्टेट कंकरेंट लिस्ट पे है तो हेल्थ सब्जेक्ट हो जाता है स्टेट का। सारी स्टेट्स में पब्लिक हेल्थ केयर की जो स्थिति है या थी, वो इसकी वजह से थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। इसमें प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर हुए हैं सारे राज्यों में, टेक ओवर किए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स ने, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है और वो लोग कर रहे हैं बहुत। और पब्लिक सेक्टर भी बहुत जुड़ा हुआ है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डेफिशिएंसी है, ठीक है मिश्रा सर, है। तो इसमें तो बहुत बड़े मुद्दे। तो कोरोना के आंकड़े जो दिख रहे हैं लगातार 50,000 से ऊपर आना, शुरुआत में आप याद कीजिए 1 लाख के केसेस कितने दिनों में आए थे और उसके कंपैरिजन में आज देखिए हर दूसरे दिन 1 लाख के पार जो है मामला पहुंच जा रहा है। और ये करते करते आज देश में 19 लाख मरीज हो चुके हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ठीक भी हुए और एक्टिव केसेस अगर देखें तो इतनी बुरी तस्वीर दिखाई नहीं देती है। मेरे ख्याल से 5.25 लाख, 5.5 लाख, 6.25 लाख के आसपास अभी इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा सा मामला इतना ज़्यादा भयावह नहीं लगता है। लेकिन उसके बावजूद रफ्तार जो बढ़ रही है, लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं और जिन आंकड़ों के साथ आ रहे हैं उनमें थोड़ी चिंताएं बढ़ती हैं। इसी पर आज हम कर रहे हैं बहस। डॉक्टर ठक्कर, अब एक बड़ा मौजूद सवाल ये है कि ये स्थिति अब कब तक सुधरेगी? क्या कोई ऐसा प्रेडिक्शन, कोई ऐसी स्टडी या कोई ऐसा अनुमान, कोई ऐसा आकलन है कि हम ये कह सकें कि अमुक अमुक दिन, अमुक अमुक महीने कोरोना संक्रमण अब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? तो अगर मैं ज्योतिष होता तो अलग बात होती, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हमने जो लेसन्स लिए हैं, जैसे कि स्पेनिश फ्लू के टाइम पे या दूसरे पैंडेमिक्स के टाइम पे, कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। अभी क्योर के लिए हमारी सर्च जारी है, हम वैक्सीन के लिए वेट कर रहे हैं। आज ही मैंने एक फर्स्ट पेशेंट लिया है वैक्सीन ट्रायल के लिए, तो हमारी ट्रायल्स जारी है। मगर साथ साथ हमें प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक कंट्री ने थोड़ी सी मिस्टेक की है। और अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, इट इज यूजलेस क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। हमें आगे बढ़ना है। जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने जहां जहां अर्ली लॉकडाउन खोल दिया और जहां भी लिबरलाइज किया, उनको वापस दोबारा लॉकडाउन करना पड़ा। अभी महाराष्ट्र में देखे, बंबई में, तो हमारी भी आमदनी, हमारी भी रोजगारी मिटती है, हमारे लोग को भी तकलीफ होती है, मगर हमारा ग्रेजुअल अनलॉकिंग हुआ है। तो ये ग्रेजुअल अनलॉकिंग के साथ साथ हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल मेजर्स रखें। और सेकेंड वेव अगर हम एंटिसिपेट करके प्रिवेंट कर सकते हैं
तो ये कब जाएगा? बस जब आप सोशली जैसे तो कहते हैं कि एक हर एक आदमी दुनिया में 3 मिनट तक एक ही जगह पे खड़े हो जाएगा तो वायरस का स्प्रेड बंद हो सकता है। तो ये सब थियोरेटिकल बात है। वायरस वीकन होगा, वायरस की हर्ड इम्यूनिटी आएगी, वैक्सीन आएगा और हम अपनी अंदर से एंटीबॉडी डेवलप करेंगे। ये 4-5 चीजों के साथ इंटरप्ले करके प्रिवेंशन इज स्टिल द बेस्ट क्योर। हमें अपेक्षा है कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी रखें और ये एक लेसन रहेगा फ्यूचर के लिए। कोई भी कंट्री, सब लोग जो एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन्स में बजट डालते थे, अभी वो डाइवर्ट करेंगे हेल्थ कंजर्वेशन में। और पब्लिक हॉस्पिटल्स को, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मदद की है, जो प्राइवेट अंडरटेकिंग्स ने मदद की है, इट्स ए जॉइंट एफर्ट। पूरा कंट्री ने अभी गवर्नमेंट को साथ देके आगे बढ़ना है, बस यही हम कहेंगे। बिल्कुल सर। और ऑल राइट सर। और आपने कहा कि हेल्थ पर जो खर्चा है, प्रोफेसर बेजोन मिश्रा, भाई ये कहा गया कि भाई कोरोना से लड़ने के लिए 15,000 करोड़ का पैकेज जो है सरकार ने ऐलान किया। 11 लाख से ज़्यादा कोविड आइसोलेशन बेड आज की डेट में हैं। 1300 लैब्स हैं जैसा प्रोफेसर डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे। 5 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, 6.5 लाख के आसपास हो रही हैं। कोशिश ये है कि 10 लाख प्रतिदिन ये टेस्टिंग हो जाए। कहने का मतलब ये कि कोविड काल में सरकार का ये दावा है कि हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत उन्नति की है। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रिपरेशन है हमारी, ये सिर्फ कोविड को लेकर है? ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ सिस्टम को सुधारने में अभी भी हम थोड़ा पीछे हैं? दीपक भाई, हम केवल इतना ही कहेंगे कि हमारे देश में यदि हमको हेल्थ केयर को इंप्रूव करना है, पहले तो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमारे घर के बगल में जो क्लिनिक्स है, सरकारी क्लिनिक्स या प्राइवेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जब तक हम उसको नहीं देखेंगे कि वो चालू हैं और वो हमको सुरक्षा दे पा रहे हैं, और जो प्रिवेंटिव केयर की बात हुई है, वो प्रिवेंटिव केयर तो तब आएगा जब हमारे नेबरहुड क्लिनिक काम करने लगेंगे, डॉक्टर उसमें दिखेंगे, डॉक्टर वहां हमको सलाह देंगे, हमारा टेलीमेडिसिन का काम करेगा, हमारा टेली कंसल्टेशन काम करेंगे, हमको मालूम है कि किस नंबर पे जाना है, कहां पर जाने से हमको क्या सहूलियत मिलेगा। ये सारी चीज, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि हम एक कोई आइडियल सिचुएशन खोज रहे हैं। हम ये खोज रहे हैं कि जो भी साधन आज सरकार दी है, उस साधन को हम, यदि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर आज हम विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि बिल्डिंग है, एक कोई व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं दे पा रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। वो कोई नहीं है, उनके पास साधन है, ना कोई किट है, ना कोई दवाइयां हैं। तो मेरा ये केवल कहना है कि आप बेड्स बना दिए हैं जो 50% भी ऑक्युपाइड नहीं है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, वेंटिलेटर्स ले आए, इतने धो-धरिका से आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिए, ऑल वेरी गुड। लेकिन वो जो वेंटिलेटर्स हैं वो तो हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए जब हमको चाहिए। आप यदि उसको हमको उपलब्ध नहीं कराए और वो हमको नहीं मिला इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, तो हमारा, यानी कि सिर्फ एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर देना और उसका जरूरतमंदों तक पहुंचाना, ये इसमें अलग अलग चीज है। मैं प्रोफेसर मिश्रा सर, मेरे पास, डॉक्टर मिश्रा सॉरी, मेरे पास सिर्फ 10 से 20 सेकंड है सर। मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं। हर कोई हमसे ये पूछ रहा है कि चीजें नॉर्मलाइज भारत में कब होंगी? आंकड़े बढ़ते रहेंगे, उसके साथ जीना हमने सीख लिया है, लॉकडाउन अब खुल रहा है। आपका प्रेडिक्शन क्या है सर फिलहाल? नॉर्मलाइज चीजें कब हो जाएंगी? 20 पर्सनली मैं तो एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूं, और इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी हाल में किया है, 10 जुलाई को आया है MIT USA का, वो जो पिक्चर उन्होंने पेंट की है वो तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है और काफी निराशा पैदा करेगी, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता उसको यहाँ पे। लेकिन अभी हम लोग जो IIT बॉम्बे का एक कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, जो मैंने शायद पीछे आपके प्रोग्राम पे मेंशन भी किया था, कि वो कह रहे हैं कि सितंबर के आखिर तक काफी डिक्लाइन। ये तो मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप तीनों का बातें तो आगे भी करना चाहते थे, लेकिन वक्त की फिलहाल कमी है। डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। डॉक्टर MC मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर बेजोन मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।